पुरातत्वीय विधियां एवं तकनीक, आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड टेक्निक। दोस्तों, मैं आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 5 वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ताम्रपाषाण काल तक पढ़ा चुके हैं और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से होते हुए तारामंडल, ग्रहों एवं उपग्रहों के संबंध में भी बतला चुका हूं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं जीव जंतुओं का उद्भव कैसे हुआ, इस संबंध में भी मैं बतला चुका हूं। मनुष्यों का विकास कैसे हुआ और उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण कैसे किया, अर्थात पाषाण कालीन संस्कृति और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के संबंध में भी चर्चा की जा चुकी है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि आखिर हम इतिहास में काल निर्धारण किस प्रकार करते हैं, कौन सा ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन, विश्लेषण एवं काल निर्धारण किया जाता है और उनके कौन कौन से तरीके हैं, इस संबंध में आज मैं बतलाने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अमुक सभ्यता कितने वर्ष पुरानी थी और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। पुरातत्व अर्थात टीलों या जमीन के अंदर गड़ी हुई भौतिक वस्तुएं जो हमें प्राप्त होते हैं, उनका काल निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तकनीक हैं, इन सभी के संबंध में आज मैं एक एक कर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आर्कियोलॉजी के संबंध में बतलाऊंगा। आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व विज्ञान। दोस्तों, इतिहास में पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन के दृष्टिकोण से पुरातत्व विज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और पुरातत्व का अर्थ ही होता है पुराना तत्व। पूरा का मतलब पुराना होता है और तत्व का मतलब अवशेष होता है। पुरातत्व हम उसे कहते हैं जो ऐसी वस्तुएं जो ऐतिहासिक महत्व का हो और जिसका संबंध अतीत से हो। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे सामग्रियां जमीन पर बिखरे पड़े हों या टीले के अंदर दबे हुए हों। उन सभी सामग्रियों के संबंध में हम जानकारी पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त करते हैं। पुरातत्वीय विधियां एवं तकनीक, आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड टेक्निक। हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड टेक्निक्स के अंतर्गत हम किसी भी पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन को 3 भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। एक सर्वेक्षण, दूसरा उत्खनन और तीसरा तिथि निर्धारण। सर्वे
एक्सकैवेशन एंड डेटिंग सिस्टम। सर्वेक्षण को हम 3 भागों में मूलतः विभाजित करते हैं। यहां हम देखेंगे कि सर्वेक्षण की 2 पद्धतियां हैं, अर्थात एक पारंपरिक पद्धति और दूसरा वैज्ञानिक पद्धति। पारंपरिक पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 प्रकार के सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्य शामिल थे। पहला सतही सर्वेक्षण, दूसरा आकस्मिक सर्वेक्षण और तीसरा साहित्यिक सर्वेक्षण। यहां सतही सर्वेक्षण का तात्पर्य यह है कि यह किसी स्थान विशेष की खोज से संबंधित होता है, अर्थात व्यक्ति किसी काल के पूरा अवशेषों की खोज या संस्कृतियों के निर्माण के मद्देनजर पहले योजना बनाता है और यह अध्ययन करता है कि अमुक संस्कृति किस काल की थी। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज। तो स्टोन एज के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं या कोई भी पुराविद या पुरातत्ववेत्ता जब किसी संस्कृति के संबंध में अध्ययन करना चाहता है तो उसके पहले इस बात पर उसे विचार करना पड़ता है कि अमुक संस्कृति किस काल की थी और उस समय लोग किस स्थान पर रहते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में यदि कोई पुराविद जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वह यह देखेगा कि उस समय मानवों का बसाव कहाँ रहा होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि प्राककालीन ऐतिहासिक मानव बसाव आमतौर पर पहाड़ियों या उनके ढलानों, प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफाओं तथा शैल आश्रयों में मिलते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि यदि नवपाषाण काल का अध्ययन करना है तो उस समय तक कृषि और पशुपालन का से लोग परिचित हो चुके थे और स्वाभाविक है कि वे अब पहाड़ की तलछटियों अर्थात जहां मैदानी भाग था, नदी घाटियों आदि में बसना शुरू कर दिया था। तो सतही सर्वेक्षण के अंतर्गत जो अन्वेषण किया जाता है यानी कि पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण किया जाता है उसके अंतर्गत यह योजना लागू होती है। दूसरा हम देखेंगे आकस्मिक सर्वेक्षण या आकस्मिक अनुसंधान। हम पुरातत्व स्थलों का अनुसंधान आकस्मिक भी करते हैं। आकस्मिक अनुसंधान के अंतर्गत कई ऐसे विश्व के प्रसिद्ध पुरास्थल ढूंढ निकाले गए हैं जो काफी ऐतिहासिक महत्व के हैं। जैसे स्पेन की अल्तामीरा गुफा और फ्रांस की लास्को गुफाएं, हड़प्पा संस्कृति, प्राचीन वाराणसी नगरी, भरतपुर का बयाना मुद्रा निधि और गंगा घाटी की ताम्र पाषाणिक संस्कृति आकस्मिक अन्वेषण के प्रमुख उदाहरण हैं।
आकस्मिक अन्वेषण का अर्थ किसी पूरा स्थल की एकाएक खोज करने से है, अर्थात यह किसी सुनियोजित प्रयत्न का परिणाम नहीं होता है, बल्कि एकाएक किसी की निगाहें में आती है। तो वैसे सर्वेक्षण या खोजों को हम आकस्मिक खोज की संज्ञा देते हैं। स्पेन की अल्तामिरा गुफा की खोज जर्मन के एक व्यापारी ने, जिसका नाम हेनरी सलीमेन था, उसने की थी। उसी प्रकार फ्रांस की लास्को की गुफाएं भी खोजी गई। हमारी सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज रेलवे लाइनों के निर्माण के दौरान की गई थी, जब बड़े मात्रा में ईंट आदि मिलने लगे तो लोगों को यह सहज अनुमान हुआ कि इसके भीतर जरूर कोई न कोई पूरा स्थल है। इसी प्रकार रेलवे लाइन के निर्माण के समय ही खुदाई में वाराणसी नगरी भी अस्तित्व में आई थी। हम देखते हैं कि भरतपुर का बयाना मुद्रा निधि, गंगा घाटी की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति आदि भी आकस्मिक सर्वेक्षण या अनुसंधान के ही उदाहरण हैं। साहित्यिक पुरा स्थलों की खोज में साहित्यिक अर्थात साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के कई ऐसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं जिनकी खोज साहित्य के माध्यम से किए गए हैं। रानी पीरियम का खजाना इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज है। रानी पीरियम का खजाना टर्की के हिरसालिक में स्थित है और इसके खोजकर्ता ने होमर महाकाव्यों का अध्ययन किया था और उसमें उल्लिखित बातों के आधार पर उसने टर्की आ पहुंचा और रानी पीरियम का खजाना ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की थी। इसी प्रकार यदि हम भारत के क्षेत्र में देखते हैं तो हमारे रामायण और महाभारत दो काव्य पुरा स्थलों की खोज में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रख्यात पुराविद बीबी लाल ने महाभारत के अध्ययन के आधार पर विभिन्न स्थलों को ढूंढ निकाला है। उनमें हस्तिनापुर, अहिंक्षेत्र, कौंपिल्य तथा कुरुक्षेत्र आदि प्रमुख स्थल हैं। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, अहिंक्षेत्र, कौंपिल्य आदि की खोज बीबी लाल ने महाभारत में वर्णित बातों के आधार पर किया था। इसी प्रकार बीबी लाल आगे बढ़ते हुए रामायण का भी अध्ययन किया और रामायण में चर्चित बातों के आधार पर उन्होंने महत्वपूर्ण रामायणिक स्थलों को खोजने में सफलता हासिल की। अर्थात हम देखते हैं कि रामायण काल का प्रसिद्ध स्थल अयोध्या की उन्होंने खोज की। इसके साथ श्रृंगेरपुर की भी खोज की और भारद्वाज कुटिया जो प्रयाग में स्थित है उसको भी उन्होंने ढूंढ निकाला। इसी प्रकार चित्रकूट की भी खोज उन्होंने की। तो हम देखते हैं कि साहित्य भी पुरा स्थलों की खोज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम वैज्ञानिक पद्धति पुरा स्थलों की खोज में हम देखते हैं कि सर्वे
सर्वेक्षण, उत्खनन और पुरा स्थलों की खोज में हम देखते हैं कि सतही, आकस्मिक और साहित्यिक, ये तीनों पारंपरिक पद्धतियां थी, लेकिन कालांतर में पुरा स्थलों की खोज में वैज्ञानिक पद्धतियां भी अपनाई जाने लगी। अर्थात जब अनुसंधान के अंतर्गत विज्ञान का सहारा लिया जाता है तो उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब हम साइंटिफिक मेथड के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। साइंटिफिक मेथड में हवाई चित्रण प्रमुख है। हवाई चित्रण अर्थात हवाई छाया चित्रण के अंतर्गत हवाई जहाज द्वारा एक विशाल भूभाग का चित्रण किया जाता है, अर्थात उसका फोटो लिया जाता है और उसके द्वारा पूरा तत्ववेत्ता या विद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक जगह पर कोई पुरातात्विक स्थल है या नहीं है। हम देखते हैं कि मध्य एशिया के ईरान, इराक आदि क्षेत्रों में हवाई छाया चित्रण पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पद्धति उन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होता है जहां वनस्पतियों का अभाव होता है। कारण वनस्पति रहित क्षेत्रों का छाया चित्रण अत्यधिक साफ होता है और उसे में स्पष्टता भी अधिक होती है। हाल फिलहाल में पूना के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा छोटा सा हवाई जहाज का निर्माण किया है जो रिमोट सेंसिंग तकनीक पर आधारित है और एक ही जगह बैठकर हजारों मील तक की छाया चित्रण किया जाना संभव है। वह हवाई जहाज छोटे से खिलौना की तरह है और उसके द्वारा भारत में भी हवाई चित्रण की पद्धति प्रचलित हो चुकी है। हवाई छाया चित्रण की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी और वह आज भारत में भी प्रचलित है। ताम्रपाषाणिक प्रमुख स्थल इनाम गांव में जो नहर की खोज की गई है वह हवाई छाया चित्रण के द्वारा ही संभव हो सका था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मृदा परीक्षण के द्वारा भी पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाया जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि जहां भी मानव बसाव होता है वहां की मिट्टी में कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि की मात्रा अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम या अधिक होती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालने में सफल होते हैं कि यहाँ किसी समय मानव बसाव रहा होगा या नहीं। ये सारी विधियां पुरातात्विक स्थलों के सर्वेक्षण की विधियां हैं और इनके अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का सर्वेक्षण किया जाता है। बिना उत्खनन जांच जब किसी पुरातात्विक स्थल को इंगित या चिन्हित कर लिया जाता है तो उसकी जांच की जाती है कि इस स्थल के भीतर वास्तव में कोई पुरातात्विक सामग्री है या नहीं, कोई संस्कृति है या नहीं, कोई सभ्यता है या नहीं।
इसके लिए बगैर उत्खनन के ही पहले पुरातत्वविद द्वारा जांच की जाती है। स्वाभाविक है कि इससे उनको बगैर खर्च के ही जांच करने की में सहूलियत होती है। बिना उत्खनन जांच के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला, टी और प्रोबिंग मेथड। टी मेथड को ही प्रोबिंग मेथड भी कहा जाता है। टी एक प्रकार का लोहे का छड़ होता है जो टी आकार का होता है। यह लगभग 1 मीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसका निचला हिस्सा नुकीला होता है। इसे जब हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं अर्थात दबाते हैं तो यह छड़ अंदर जाने में यदि व्यवधान उत्पन्न करता है तो उससे पुराविद यह अनुमान लगाते हैं कि जमीन के अंदर कोई न कोई पूरा अवशेष अवश्य छिपा हुआ है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि यह जगह पूरा अवशेष से युक्त है या नहीं। और यदि अवरोध उत्पन्न नहीं होता है तो यह माना जाता है कि इसके अंदर कोई पूरा अवशेष या संस्कृति नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी को हम टी मेथड या प्रोबिंग मेथड की संज्ञा देते हैं। दूसरा मेथड ध्वनि परीक्षण है, जिसे हम बोसिंग मेथड कहते हैं। बिना पूरा स्थल के खुदाई किए हुए बोसिंग मेथड के द्वारा भी हम यह पता लगाते हैं कि आखिर इस टीले के अंदर कोई पूरा सामग्री छिपी है या नहीं, या किसी संस्कृति का अवशेष है या नहीं। इसके अंतर्गत अर्थात ध्वनि परीक्षण विधि के अंतर्गत धातु के भारी सामानों से उस टीले की पिटाई की जाती है और उससे जब एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है तो यह माना जाता है कि इस टीले के अंदर कोई न कोई पूरा अवशेष या वस्तुएं अवश्य छिपी हुई है। और जब सामान्य आवाज निकलती है तो यह माना जाता है कि इसके अंदर कोई पूरा विशेष वस्तु नहीं छिपी हुई है। अर्थात यही कारण है कि इसे ध्वनि परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। तीसरा हम देखते हैं बोरिंग। यदि इन दोनों विधियों से यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अमुक टीले के अंदर कोई पूरा वस्तु है या नहीं, यानी कि भ्रम की अवस्था जब होती है, तो उस स्थिति में पुराविदों द्वारा बोरिंग अर्थात सतह में छिद्र किया जाता है, जिसे हम बोरिंग पद्धति या मेथड कहते हैं। और यह जमीन के भीतर से निकले हुए वस्तुओं से यह जांच की जाती है कि यह वस्तु पुरातात्विक महत्व के हैं या नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युतीय उपकरणों का भी पुरातत्व में प्रयोग किया जाने लगा है। अर्थात पुरातात्विक अवशेषों के जांच हेतु विद्युतीय यंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिनमें मेटल डिटेक्टर, मैग्नेट मीटर, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी मीटर प्रमुख हैं। मेटल डिटेक्टर और मैग्नेट मीटर ये दोनों धातुकालीन संस्कृतियों के परीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं